गाइस, समय की बहुत ज़्यादा किल्लत में आज हम फिर से हाजिर हुए हैं आपके साथ एक बहुत बेनिफिशियल वीडियो, बहुत लाभकारी वीडियो लेके आपके साथ रिवीजन सीरीज जो आपके परसों के एग्ज़ाम में, मैथ के एग्ज़ाम में 10th क्लास वालों को बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगी। तो बिना समय खराब हुए सीधे चलते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो हम रिवीजन सीरीज लगा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास फॉर बोर्ड एग्जाम क्लास 10th रिवीजन क्लास से चैप्टर 3 का। चैप्टर का नाम है दो चर में रैखिक समीकरण, जिसमें बहुत सारे सवाल हमें तुम्हें देखने मिलेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम तुम देखें तो कम से कम 8 से 10 नंबर की क्लास ये आज की होगी। आपके एग्जाम में कम से कम 8 से 10 नंबर इस क्लास से आने वाले हैं। आपके एग्जाम में 8 से 10 नंबर के बीच में हम तुम पढ़ना शुरू करेंगे। तो इस चैप्टर में दो चर में रैखिक समीकरण है, दो चर में रैखिक समीकरण। आप लोगों ने बेसिक इसका पढ़ रखा होगा, तो बस मैं मेन चीज़ें बताते हुए चलता हूँ। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उन सब ने रैखिक समीकरण को बहुत अच्छे से पढ़ा है, हमने पढ़ाया है। तो आज थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में रिवीजन दे रहे हैं। देखिए, किन्हीं भी चर रैखिक समीकरणों को हल करने की 4 विधियाँ होती हैं। एक ग्राफीय विधि, एक प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि और एक बीजगुणन विधि। अभी फिलहाल में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफीय विधि को बोर्ड वालों ने हटा दिया है, तो अपनी जो काम है वो प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बीजगुणन विधि का। एक सवाल के माध्यम से मैं आप इन तीनों विधियों को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान देंगे, एक सवाल ले रहे हैं, उस पर हम तुम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से करेंगे, फिर विलोपन विधि से करेंगे और फिर बीजगुणन विधि से करेंगे। थोड़ा सा लंबा जाने वाला है वीडियो, तो पेशेंस बना के सीखने की कोशिश करें, क्योंकि आज की ये क्लास आपके 10 नंबर निर्धारित करके जाएगी एग्जाम में, अगर आपने चीज़ों को ठीक से समझा। लास्ट में मैं आप वीडियो के लास्ट में एक लॉन्ग क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आता है उसे आपके साथ में डिस्कस करूँगा। कम से कम 8 नंबर का वो सवाल आपके एग्जाम में आएगा। देखिए जरा, एक सवाल ले लिया हमने, 3x माइनस का 5y बराबर 4। एक है आपका 9x माइनस का 2y बराबर में 7। दो समीकरण है आपकी, 3x माइनस का 5y बराबर 4, 9x माइनस का 2y बराबर 7। पूरे चैप्टर में काम क्या होता है कि ये जो वेरिएबल हैं, वेरिएबल मतलब चर, एक x और एक y, आपको इन चरों को हल करना है। हल करना है मतलब इनका मान निकालना है। x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, बस इतना अपन को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला मेथड हम तुम पढ़ने जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि। आपसे सीधा सीधा लिखा हुआ आएगा सवाल में कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, या फिर सीधा लिखा हुआ आएगा कि दी गई समीकरणों को हल कीजिए। दी गई समीकरणों को हल करने का मतलब है कि आपको x का और y का वैल्यू निकाल के देना है। तो देखिए जरा, पहली समीकरण कितनी है, 3x माइनस का 5y बराबर में कितना, 4। दूसरी समीकरण कितनी है, 9x माइनस का 2y बराबर में कितना, 7। अब प्रतिस्थापन विधि ये कहती है कि आप इन दोनों समीकरणों में से, दोनों चरों में से किसी एक चर को दूसरे के स्थान पर रखिए। प्रतिस्थापन का मतलब है किसी एक चर का मान किसी दूसरे चर से निकालिए, उसकी जगह पे वो वाला मान रख दीजिए। देखिए जरा, ये समीकरण आपकी कौन सी थी, फर्स्ट, और ये कौन सी थी, सेकेंड। अगर समीकरण 2 से समीकरण 3 से चलते हैं, समीकरण 1 से, सॉरी, समीकरण 1 से कितना है, 3x माइनस का 5y बराबर में कितना, 4। अगर मैं यहाँ से 3x का वैल्यू निकालूंगा तो ये माइनस का 5y इधर को क्या में जाएगा, प्लस में। तो प्लस में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस का कितना, 5y। दिख रहा है, 3x बराबर 4 प्लस का 5y। अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान देना, 3x बराबर 4 प्लस का 5y। अब समीकरण 1 से क्यों यूज किए, क्योंकि समीकरण 1 में 3x है, इस 3x को 9x में यूज कर सकते हैं हम। तो ये समीकरण 1 से मान निकालेंगे तो समीकरण 2 में रखेंगे, तो पुट कर रहे हैं इसे समीकरण 2 में, पुट इन सेकेंड। देखिए, जब समीकरण 2 में रखेंगे हम तो ये 9x है, इस 9x को 3 इंटू 3x लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। ये 9x है तो इतना कितना लिख सकते हैं, 3 इंटू 3x माइनस का कितना, 2y और बराबर में कितना, 7। तो ये जो 3x है इसका वैल्यू अपन ने निकाला अभी, 4 प्लस का कितना, 5y, 4 प्लस का कितना, 5y। तो 3 इंटू में कितना, 4 प्लस का 5y माइनस का 2y बराबर में कितना, 7। तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15y माइनस का 2y बराबर में कितना, 7। अब देखिए, 12 में से कैसे, 15 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 13y बराबर में कितना, 7। ये प्लस का बार इधर को काय में जाएगा, माइनस में। तो 13y माइनस बराबर 7 माइनस का कितना, 12। 7 में से 12 गया तो कितना बचा, माइनस का 5।
13 बाई बराबर माइनस का 5 या बाई बराबर माइनस का 5/13। ये बाई का मान निकल गया, एक चर निकल के आ गया। अब इस वाली वैल्यू को हम चाहे तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में कहीं भी यूज कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखेंगे कि जब आप प्रतिस्थापन कर रहे हो, अगर आपने समीकरण 1 से मान निकाला है तो रखेंगे समीकरण 2 में, और अगर समीकरण 2 से मान निकाला है तो रखेंगे समीकरण 1 में। बस इतना ध्यान रखना है। और जैसे ही x या y की कोई वैल्यू आपको हाथ आ जाएगी तो चाहे इस वैल्यू को समीकरण 1 में रख लो या समीकरण 2 में, सवाल हो जाएगा आपका। पुट आप कहीं भी कर लीजिए आप, पुट इन फर्स्ट। देखिए रखेंगे यहाँ पे तो कितना बनेगा 3x माइनस का 5y, 3x माइनस का कितना 5y, y का वैल्यू कितना है माइनस का 5 बटे में कितना 13 और बराबर में कितना 4, तो 5 पंजे 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बटे में कितना 13 बराबर में कितना 4, ये प्लस के इधर वो काय में जाएगा माइनस में। 3x बराबर 4 माइनस का 25 बटे में कितना 13, इसके बटे हम बन लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो देखो कितना बनेगा 13, 13 चौका 52 माइनस के 25 ही का ना 25, 52 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 27 बटे में कितना 13। ये वैल्यू किसका था 3x का, तो 3 नम 27, तो x का वैल्यू कितना आ गया 9/13। ये आपका सवाल है, ठीक है ना, x का और y का मान, ठीक है। अब ये तो हो गई आपकी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि के बाद में अब हम तुम सीखेंगे कौन सी विधि, प्रतिस्थापन को दोबारा से समझते हैं हम तुम। पहला मेथड मैंने आपको समझाया प्रतिस्थापन विधि, अब जो मेथड है वो है विलोपन विधि। सवाल एक ही रख रहा है, हमें मतलब है केवल तरीके सीखने से, ठीक है ना। तो आप मल्टीपल सवाल लेके तरीके सीख सकते हैं, प्रैक्टिस आप लोगों ने करी होगी, बस थोड़ा सा सवालों को दिखाना है मुझे। तो विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड, इस विधि में क्या करते हैं हम तुम, जैसे समीकरण 1 में x का मल्टीपल कितना है 3, x का मल्टीपल मतलब x का गुणांक, गुणांक मतलब जो x की गुणा में है, y का गुणांक कितना है 5, समीकरण 2 में x का गुणांक कितना है 9 और यहाँ y का गुणांक कितना है 2। तो इस तरीके में करना क्या होता है हमको कि या तो किस x के या फिर y के, या तो x के या फिर किसके y के, आपको दोनों समीकरणों में गुणांक बराबर करने होंगे। गुणांक मतलब जैसे यहाँ x का गुणांक कितना है 3 और यहाँ x का गुणांक कितना है 9, तो दोनों समीकरण में x का गुणांक 9 बना लो, या फिर दोनों समीकरणों में x का गुणांक या तो 5 कर लो या 2 कर लो, तो एक जैसे हो नहीं सकते तो 5 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा, या तो y के गुणांक एक जैसे कर लो या x के। तो अपन देखो x के गुणांक एक जैसे कर लेते हैं, कैसे होगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना है 9, अगर समीकरण 1 में हम तुम कितने से गुणा कर दें 3 से, तो 3 तिया 9x, यहाँ भी 9x हो जाएगा और यहाँ भी 9x हो जाएगा कि नहीं, पूरी समीकरण में 3 से गुणा करेंगे। देखिए जरा समीकरण 1 में को गुणा कर रहे हैं कितने से 3 से, और समीकरण 2 को कितने से कर लो 1 से, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर 3 तिया 9x, 3 पंजे 15y और 3 चौक 12 बनेगा कि नहीं। अब यहाँ पे करेंगे तो देखो 9 का ना 9x, 2 का ना 2y और 7 ऐसे का ऐसे, 7 का ना 7 हो जाएगा। तो अब ये 9x है और यहाँ भी कितना है 9x। अब एक बात और ध्यान देनी, x के गुणांक तो दोनों जगह बराबर हो गए, यहाँ पे x का चिन्ह कौन सा है, गुणांक कौन से चिन्ह के साथ में प्लस, और यहाँ भी x कौन से साथ में प्लस, दोनों के चिन्ह भी कैसे हैं समान और गुणांक भी कैसे हैं समान। अगर गुणांक भी समान हो और चिन्ह भी समान हो, बहुत ध्यान से इस बात को सुनेंगे आप, अगर गुणांक भी समान हो और चिन्ह भी समान हो तो किस पर कटेगा, घटाने पर। अगर ये प्लस का होता और ये माइनस का, यानी कि दोनों के चिन्ह कैसे होते अलग, तो ये किस पर कटते, जोड़ने पर। अगर दोनों के चिन्ह समान है तो घटाने पर और दोनों के चिन्ह अलग हैं तो जोड़ने, ठीक है ना। तो देखो घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का। क्या करने पर, घटाने पर, घटाने पर। तो 9x से 9x कट गया, ये प्लस का था और ये माइनस का। अब ये प्लस का कितना है 2y और ये माइनस का कितना है 15y, तो 15y में से 2y घटाया तो कितना बचा 13y, माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, और 12 में से 7 गया तो कितना बचा 5। निकालना किसका माना y का, तो y ही माइनस का 13 गुणा में तो इधर को क्या में जाएगा भाग में, तो माइनस का 5/13, ये y का मान हो गया। अब इसे कहीं भी रख दो आप, पुट इन फर्स्ट, समीकरण 1 में रख दिए। समीकरण 1 में देखो 3x माइनस का कितना 5, और y की जगह पे कितना रखेंगे हम, तो माइनस का 5/13, तो माइनस का 5 बटे में कितना 13 और बराबर में कितना 4। 3x माइनस का 5 पंजे
25 बटे में कितना 13 बराबर में कितना 4। यहाँ से आगे को देखो, ये प्लस का 25 बटे 13 इधर को काय में लेके जाएंगे माइनस में, 4 माइनस का 25 बटे में कितना 13 बटे में 1 ले लिया, 3x 13 चौका 52, 25 ही का ना 25 बटे में कितना हो गया 13 ही का ना 13। तो 52 में से 25 घटाओगे कितना बचेगा बोलो, 2 में से 5 गया तो कितना बचा 7, और 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2 बटे में कितना 13, 3 नम 27। तो x का वैल्यू कितना हो गया 9 बटे 13। ये हो गया। ये कौन सी विधि हो गई, विलोपन विधि। ये विलोपन विधि हो गई अब आपकी। देखो मैंने शुरू में कहा था कि वीडियो के बीच में या वीडियो के लास्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। तो इस बार जैसे आप लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की स्ट्रेंथ जो है पहले से ज़्यादा कर दी गई है। इस बार 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, तो जहाँ से पेपर में पॉसिबल होगा एग्जामिनर वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा। तो कुछ शुरुआत के जो कंसेप्ट है वो मैं बीच में बता रहा हूँ आपको। जैसे अगर दो रेखाएं हैं, यानी दो चरों के साथ में दो रेखाएं हैं, तो इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें आपके टीचर ने आपको पढ़ाई होंगी। जो बालक हमसे पढ़े हुए हमने पढ़ाई हैं, जिससे आप पढ़े होंगे आपने भी पढ़ाई होंगी आपको भी। तो अगर कोई दो रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, अगर ये रेखाएं हैं तो इसमें 3 कंसेप्ट होते हैं। कंसेप्ट नंबर 1 है कि यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कि x के गुणांक दोनों समीकरणों के और दोनों समीकरणों के y के गुणांकों का अनुपात एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये रेखाएं कौन सी रेखाएं कहलाती हैं, प्रतिच्छेद रेखाएं। यानी कि ये रेखाएं एक दूसरे को टच करते हुए जाएंगी। जैसे मैं इस रेखा को L1 कह लूँ और इस रेखा को L2, लाइन 1 और लाइन 2। तो ये मान लो कि L1 का समीकरण है और ये किसका समीकरण है, L2 का। तो ये एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर काट रही हैं, 1। इसलिए ये कैसी रेखाएं होंगी, संगत, और इनका कितने हल होंगे, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब केवल और केवल एक हल होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, केवल और केवल एक हल होगा, अर्थात ये एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई नजर आएंगे। तो पहला कंसेप्ट तो ये है। दूसरा कंसेप्ट और इसी में समझाते हैं, देखिए आपको दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है। दूसरा कंसेप्ट अपन से कहता है कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट नंबर 2 में कहता है कि a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 बट बराबर नहीं होगा c1 अपॉन c2। अगर ऐसा होगा कि a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 बराबर नहीं होगा c1 अपॉन c2, तो ये रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं। इनका कोई भी हल संभव नहीं होगा, इनका कोई भी हल संभव नहीं होगा, और ये असंगत रेखाएं कहलाएंगी, असंगत रेखाएं। ये रेखाएं जो कहलाएंगी असंगत रेखाएं। और ये इनका जो कोऑर्डिनेट, समांतर रेखाओं को आप लोग जानते होंगे, समांतर रेखाओं की परिभाषाएं पढ़ी होंगी आपने। कोई भी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान रहे, जिनके बीच की दूरी हमेशा समान रहने का मतलब है कि कहीं तक भी चले जाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे दैट मीन्स कहीं एक दूसरे को काटेंगे नहीं, और अगर एक दूसरे को काटेंगे नहीं तो इनका कोई भी हल संभव नहीं होगा। दूसरा कंसेप्ट था किसके बारे में, समांतर रेखाओं के बारे में। इनका कोई भी हल संभव नहीं होता। एग्जाम में यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, दे देगा कि कोई दो रेखाएं जो एक दूसरे के समांतर हैं, बताइए निम्नलिखित में से इनका कौन सा प्रतिबंध सही है। तो आपको ये वाली चीज देखनी पड़ेगी, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2, ये चीज आपको ढूंढनी पड़ेगी। तो ध्यान से समझेंगे इन चीजों को। देखो तीसरा कंसेप्ट क्या है, बस तीसरे कंसेप्ट में थोड़ा सा चेंज है। जब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, जब ये तीनों अनुपात आपस में कैसे हो जाएं, बराबर। अगर ये तीनों अनुपात आपस में बराबर हो जाते हैं तो ये संपाती रेखाएं कहलाती हैं, संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं होती हैं, संपाती रेखाएं होती हैं। अब संपाती रेखाएं क्या होती हैं, अगर कोई रेखा इस प्रकार से हो, जैसे एक रेखा ये जा रही है और दूसरी रेखा इसके ऊपर चढ़ के बैठी हो, इसके ऊपर चढ़ के बैठी हो, मतलब एक ही रेखा पर दोनों रेखाएं निरूपित हो, तो ऐसी रेखाओं को संपाती रेखाएं कहते हैं। और अगर एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा बैठी हुई होगी तो ये कितने बिंदुओं पर एक दूसरे को टच करेगी, अनंत, क्योंकि रेखा क्या है, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, ठीक है ना। अनंत बिंदुओं के बिंदु पद को ही क्या कहते हैं, रेखा।
अनंत बिंदु के बिंदु पथ को रेखा कहते हैं। जब रेखा एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठी होगी तो ये कितने बिंदुओं पर टच करेंगी एक दूसरे को? अनंत। पहले वाले कंसेप्ट में सीखा था कि अगर एक ही बिंदु पर टच कर रहे थे तो कितना हल था? एक। दूसरे में सीखा हमने कहीं भी टच नहीं कर रही है तो कितने हल थे? कोई भी हल नहीं था। और अब ये रेखा ऐसी बनेगी जैसे एक रेखा ये जा रही है तो दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर जाएगी, दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर जाएगी। अगर इसी के ऊपर होगी तो इसके कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। ये संपाती रेखाएं होंगी और इनके कितने हल होंगे? इनके अनेक हल संभव होंगे, इनके अनेक हल संभव होंगे। और तीसरी बात है ये संगत रेखाएं, ये संगत रेखाएं होंगी। इसमें से जरूर पेपर में कोई ना कोई सवाल छपेगा आपका, तो बहुत ध्यान से इसको देख के जाएंगे। तो 3 कंसेप्ट है ये आपके, मैंने तीनों कंसेप्ट आपको बता दिए। कंसेप्ट नंबर 1 था आपका किसके बारे में? प्रतिच्छेद रेखाओं के बारे में। और प्रतिच्छेद रेखाओं के कितने हल होते हैं? ओनली वन सॉल्यूशन, जिसको अद्वितीय हल कहते हैं। दूसरी जो रेखा थी वो किसके बारे में थी? समांतर रेखाओं के बारे में। और समांतर रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं करती, इसलिए उनके कितने हल होंगे? कोई भी हल नहीं होगा। तीसरा जो कंसेप्ट है वो कौन सी रेखाएं हैं? संपाती रेखाएं। संपाती रेखाओं का चित्र मैंने आपको बना के दिखाया कि एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर है तो ये कितने बिंदुओं पर टच करेंगे? अनेक, इसलिए इनके कितने हल होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और ये कैसी रेखाएं होंगी? संगत रेखाएं। ये कैसी रेखाएं होंगी? संगत। क्लियर है कि नहीं?